नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अब तक हमने 4 चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए हैं। तो आइए आज हम 5वें चैप्टर को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। दोस्तों, 5वां चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पीवाईक्यू निकाल करके देख लीजिए। इस चैप्टर से आपको क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे, है ना। तो इस चीज को हम लोग ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को पढ़ेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उनको हम लोग फोकस करते चलेंगे, ठीक है। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। 5वां चैप्टर, है ना। 5वें चैप्टर को हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं चैप्टर का नाम पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, है ना। तो इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। दोस्तों, चैप्टर में कह रहा है कि जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है ना। हमने पिछले फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारे ग्रहों के बारे में पढ़ा, तो हमने ये पाया कि केवल पृथ्वी पर ही जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है ना दोस्तों। तो जिस पे हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी की चारों ओर घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपने 2 चीज देखा, भूमंडल तथा वायुमंडल। भूमंडल किसे कहते हैं? जिस पे हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं, तथा गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरी रहती हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। दोस्तों, और भी वायुमंडल के बारे में बता रहा है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित हैं, ठीक है। जीवन मंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ पत्थर, एटमास का अर्थ वाष्प, उडर का अर्थ जल है, बायोस का अर्थ जीवन है ना। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी। तो उन्हीं का यहाँ पे ग्रीक का मतलब समझा रहा है, ग्रीक भाषा में इनका मतलब क्या होता है यहाँ पे हमने देखा। आइए दोस्तों, भूमंडल के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूप्रकृति की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है ना। तो पृथ्वी की जो सतह है उसको हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। बड़े स्थलीय भूभाग को हम लोग महाद्वीप के नाम से जानते हैं, तथा जो बड़े जलाशय हैं उनको हम लोग महासागरीय बेसिन के नाम से जानते हैं। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या सभी जल स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? हम लोग देखेंगे तो उसको पता करेंगे। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है ना। समुद्र स्थल को हम लोग क्या मानते हैं? शून्य मानते हैं, और उससे ही हम लोग किसी भी स्थल की ऊंचाई को मापते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, जब आप रेल से यात्रा करते हैं तो जो रेल का बोर्ड होता है जिसपे कि स्टेशन का नाम लिखा होता है, वहां पे आपने देखा होगा कि समुद्र तल से ऊंचाई लिखा होता है। उस स्टेशन का समुद्र तल से ऊंचाई लिखा होता है ना। तो वही क्या होता है कि समुद्र के तल से उस ऊंचाई को मापा गया होता है। दोस्तों, इस फिगर में हम महाद्वीप एवं महासागरों को देख सकते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पे एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका तथा उत्तर अमेरिका महाद्वीप आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर हम महासागरों की बात करें तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर तथा आर्कटिक महासागर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे आपको दक्षिणी महासागर, है ना। तो ये सारे महासागर आपको देखने को मिल रहे हैं, साथ ही साथ महाद्वीप भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पे जितने भी महासागर तथा महाद्वीप देखने को मिल रहे हैं उन सबको आप नोट डाउन कर लीजिएगा तथा उनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में कई दफा पूछे गए हैं और आगे भी आपसे पूछे जाएंगे, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप है और इस मैप की सहायता से आप महाद्वीपों तथा महासागरों को देख सकते हैं और उन्हें याद कर सकते हैं,
ठीक है दोस्तों, आइए आगे चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। चैप्टर में आगे बता रहा है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे दो इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़ने को मिला है ना, कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है तथा विश्व का जो सबसे गहरा भाग है मैरियाना गर्त है ना, जिसको कि इंग्लिश में मैरियाना ट्रेंच बोलते हैं, वो किस महासागर में पड़ता है? प्रशांत महासागर में। और उसकी गहराई कितनी है आप यहाँ पे देख सकते हैं, 11,022 मीटर है ना दोस्तों। तो इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे सवाल पूछ रहा है कि क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? आइए हम आगे पढ़ते हैं महाद्वीप के बारे में। इसमें बता रहा है दोस्तों कि पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, है ना। तो कितने महाद्वीप हैं? 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका, है ना। तो आपने देखा कौन कौन से? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। तो ये 7 महाद्वीप हैं। इनको हमने ऊपर मैप में भी देखा है ना। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे कुछ बता रहा है, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नॉर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। आगे बता रहा है इसमें बसंती पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर पहला कदम रखा, है ना। तो ये कुछ फिगर्स हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था, तो उनको आप याद रखिएगा। ये इनसे भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। आइए हम अपने चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम महाद्वीपों को पढ़ रहे हैं, तो पहला हमारा यहाँ पे मिल जाएगा एशिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है ना। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? एशिया। इसको आप याद रखिएगा। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है ना। तो यूरोप प्लस एशिया, इसको क्या कहा जाता है? यूरेशिया कहा जाता है। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों यूरोप, है ना। आजकल बहुत ही न्यूज में है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। नेक्स्ट है दोस्तों अफ्रीका। इसमें क्या बता रहा है? अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है ना। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए, आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, है ना। तो ये लाइन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि किस महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तीनों मतलब कौन कौन सी? कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखाएं। ये तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं? तो आप याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप से। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ समुद्रों तथा महासागरों से घिरा है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। दोस्तों आप याद रखिएगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है, जो कि अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है ना। तो हमने ऊपर मैप में देखा था, आप फिर से अपने बुक में इसको जरूर से देख लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तर अमेरिका, जिसमें कि यूएसए पड़ता है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका पड़ता है। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है ना। तो आप याद रखिएगा कि उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है।
स्थल संधि स्थल का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक स्थल संधि, कौन सा स्थल स्थल संधि है यहाँ पे? पनामा स्थल संधि है, जो कि उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका को आपस में जोड़ रहा है ना। आप यहाँ पे एक और चीज देख सकते हैं, जल संधि। इसको क्या कैसे समझते हैं हम? जल संधि पानी का एक सकरा भाग होता है जो दो बड़ी जलराशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि भारत और श्रीलंका के बीच में भी एक जल संधि देखने को मिलता है जिसको कि पाक स्ट्रेट बोलते हैं। वही आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत एवं श्रीलंका के बीच जल संधि का नाम बताओ, है ना। तो यहाँ तक हमने दो चीजें देखी, जल संधि तथा स्थल संधि, और दोनों के बारे में हम लोग ने समझा भी। तो इसको आप याद रखिएगा। आइए और आगे पढ़ते हैं इसमें। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? तो आपने ऊपर मैप देखा है, अगर आपको याद हो तो आप जरूर से बता सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों दक्षिणी अमेरिका के बारे में। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है ना। तो इसको आप याद रखिएगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। दोस्तों एक चीज और यहाँ पे बता रहा है दक्षिण अमेरिका के बारे में कि दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है ना। तो हमने ऊपर अफ्रीका में नील नदी को देखा, सबसे लंबी नदी, और यहाँ पे सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी को देख रहे हैं जो कि दक्षिण अमेरिका में बहता है। नेक्स्ट है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागर तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है ना दोस्तों। तो इसको आप याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसीलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ है, इनके नाम है मैत्री तथा भारती, है ना। तो ये आपके एग्जाम में कई दफा पूछा गया है कि भारत के जो शोध संस्थान है अंटार्कटिका में उनके नाम क्या हैं। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा मैत्री तथा भारती। नेक्स्ट है दोस्तों जलमंडल। जलमंडल क्या होते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है ना। तो आप इसको याद रखिएगा कि पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियां, झीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं यह इतना अधिक खरा होता है कि इसका मानव उपयोग नहीं कर सकता, है ना। दोस्तों यहाँ पे आप महाद्वीपों के आकार देख सकते हैं। सबसे बड़ा आपको यहाँ पे एशिया देखने को मिल जाएगा, उसके बाद आपको अफ्रीका तथा उत्तरी अमेरिका, और इस तरीके से आपको अलग अलग महाद्वीप देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आपसे दो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप का नाम बताइए तथा दूसरा है कौन बड़ा है, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। ये बहुत ही आसान सवाल है, हमने ऊपर इसको पढ़ा भी है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इन दोनों सवालों का जवाब, है ना। तो हम अपने चैप्टर में पढ़ते हैं। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है ना। तो जो फ्रेश वाटर या बिना लवण या बिना नमक वाले जल जो हम पीते हैं वो बहुत ही कम मिलता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमियां महसूस करते हैं। तो आइए हम जल मंडल में महासागर के बारे में पढ़ते हैं। महासागर क्या होते हैं? महासागर जल मंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमने ऊपर मैप में भी देखा। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वारभाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं।
है ना। तो तीन मुख्य कौन कौन सी गतियां हैं? तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर तथा आर्कटिक महासागर, है ना। इसको क्रम वाइज आप याद भी रखिएगा। सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर तथा सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर, है ना। तो ये क्रम वाइज आपको दिए हुए हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। तो इसको आप क्रम वाइज भी याद रखिएगा, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ना, कि अगर कंपैरिजन दे देगा कि बताइए अटलांटिक महासागर बड़ा है कि दक्षिणी महासागर बड़ा है, तो अगर आपको क्रम वाइज याद रहेगा तो आप आसानी से उसका जवाब दे पाएंगे। दोस्तों, प्रशांत महासागर के बारे में यहाँ पे बता रहा है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है ना। हमने इसके बारे में पढ़ा ऊपर और इसकी गहराई भी देखी। गहराई कितना था? 11,022 मीटर। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। नेक्स्ट बता रहा है अटलांटिक महासागर के बारे में। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है ना। यह अंग्रेजी भाषा एस के अक्षर के आकार का है ना। तो कई दफा पूछा जाता है कि कौन सा महासागर इस अक्षर के आकार का है, तो आप याद रखिएगा अटलांटिक महासागर है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत ही अधिक दंतुरित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके का आपको यहाँ पे तट रेखा देखने को मिल रहा है। तो इसको हम दंतुरित तट रेखा बोलते हैं। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है ना। तो इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हिंद महासागर। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। बात करें दक्षिणी महासागर का, यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। लास्ट बचता है दोस्तों हमारा आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है ना। तो इन चीजों को आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पॉइंट्स हैं हमारे लिए। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों वायुमंडल। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है ना। आप वायुमंडल के अलग अलग परतों को यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे नीचे क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और सबसे लास्ट में वायुमंडल ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से, और इनको आप याद भी रखिएगा। पढ़ते हैं इसमें आगे। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किमी की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल कहा जाता है ना। तो हमने इस फिगर में देखा सारे परतों को। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि मात्र 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक होता है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों के वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है ना दोस्तों। तो आजकल क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका मात्रा बढ़ गया है, जिसके चलते हमें ग्लोबल वार्मिंग पढ़ने को या
देखने को मिलता है। यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। आगे बता रहा है दोस्तों कि ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी से घटता जाता है। दोस्तों ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है ना। तो सबसे अधिक कहाँ होता है? समुद्र तल पे। तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी से घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता है। दोस्तों आप यहाँ पे एक जैव मंडल का फिगर देख रहे हैं। इसमें आपको स्थल मंडल देखने को मिल जाएगा, जल मंडल देखने को मिल जाएगा तथा वायुमंडल मिल जाएगा। जब ये तीनों आपस में मिलते हैं तो उसको हम जैव मंडल बोलते हैं। दोस्तों हम वायुमंडल में जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। इससे हमें ज्योग्राफी के बहुत सारे पॉइंट समझने में हेल्प मिलता है कि वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। पवन किसे कहते हैं? गतिशील वायु को पवन कहते हैं। ठीक है, आइए जीवमंडल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। दोस्तों जीवमंडल क्या होता है? जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहां जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जाता है। पृथ्वी के तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है ना। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में प्रदूषित पदार्थों के प्रभावित होने से उसका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसीलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है ना दोस्तों। तो अगर हम प्रकृति के साथ अगर खिलवाड़ करेंगे और उसके संसाधनों का दोहन करेंगे तो उसके परिणाम यूं कहें कि उस परिणाम हमें भुगतने ही पड़ेंगे, है ना दोस्तों। तो हमने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया और जो भी इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उसको हमने हाईलाइट किया और उसके बारे में हमने चर्चा की। तो दोस्तों इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।